नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। चुनाव से पहले दक्षिण के मिशन पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु में किया रोड शो। जनसभा में बोले कांग्रेस और डीएमके का गठजोड़ मातृ और नारी शक्ति को नष्ट करने पर तुले। चुनावी गठजोड़ पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले एमएनएस नेता राज ठाकरे। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन और पूर्व राजनायक तरणजीत संधू बीजेपी में शामिल। तो वहीं सीट शेयरिंग से नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्य समिति में घोषणा पत्र पर किया मंथन। जयराम रमेश ने कहा, चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि न्याय पत्र होगा। सीएए पर फिलहाल कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं समेत केंद्र सरकार से मांगा जवाब। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज। 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। एनआईए ने केरल में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित पीएफआई के एक प्रमुख फरार सदस्य को किया गिरफ्तार। 16 अप्रैल 2022 को पलक्कड़ में हुई श्रीनिवासन की हत्या के बाद से फरार था शफीक। और अब समाचार विस्तार से। बात करते हैं सबसे पहले 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब तमिलनाडु के सेलम में रोड शो के लिए निकले तो यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। खुले जेब में पीएम मोदी के काफले के निकलने पर लोगों के बीच भारी उत्साह देखा गया। उन्होंने पीएम मोदी के नाम के नारे भी लगाए। मिशन साउथ के तहत रोड शो के बाद पीएम ने सेलम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सेलम की एक जनसभा में कहा कि जिस शक्ति में हिंदू धर्म की आस्था होती है उसे ही इंडी अलायंस को विनाश करना है। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है। यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है। यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है। यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। प्रधानमंत्री ने ऑडिटर रमेश को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वे बेहद भावुक नजर आए। गौरतलब है कि ऑडिटर रमेश की साल 2013 में चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी। इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था।
उन्होंने बहुत सारे स्कूल भी शुरू करवाए थे। आज सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। मैं उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तमिलनाडु से पहले आज केरल के पलक्कड़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। रोड शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आए। पीएम ने पलक्कड़ के कोट्टा मैदानम से शुरू होकर प्रधान डाकघर तक रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी की बातचीत हो रही है। आज राज ठाकरे दिल्ली में हैं। उनकी आज अमित शाह से मुलाकात हुई है। इससे पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से ठाकरे की मुलाकात हुई। राज ठाकरे के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदे की उम्मीद है। राज ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के भतीजे और उन्हीं के स्टाइल में फायर ब्रांड राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसता हुआ नजर आ रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। प्रकाश अंबेडकर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि उनका शिवसेना उद्धव बाल साहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी पर से विश्वास उठ गया है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि वे 7 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। प्रकाश अंबेडकर ने आगे लिखा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे कम से कम 18 सीटों पर अड़ी हुई है, जिन पर अविभाजित शिवसेना ने जीत हासिल की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। शिबू सोरेन की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि वो अब मोदी परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने झारखंड की गठबंधन सरकार पर विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है। झारखंड विकास से कोसों दूर है। तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई। और बुलेटिन में यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस
या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या में हर दिन इजाफा होता जा रहा है। पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू आज भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद तरणजीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि अमृतसर का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। बहुत जरूरत है डेवलपमेंट की, और प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बाकी के भारत में डेवलपमेंट हुई है, वो अमृतसर में भी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं पार्टी प्रेसिडेंट का, प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का, जिन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि देश सेवा का एक नया रुख जिसमें मैं एंटर कर रहा हूं, मैं इन सब का बहुत दिल से थैंक्स करता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति जमकर चल रही है। कोई किसी से नाराज होकर पुराने गठबंधन से नाता तोड़ रहा है, तो कोई अपना राजनीतिक भविष्य देखकर दूसरे पाले से मिल रहा है। इसी नफे नुकसान को देखते हुए आज पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। बिहार में लोकसभा में एनडीए के सीट बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति ने हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वे आज भी एक बड़े नेता हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस और उनकी पार्टी के नेता अब आरजेडी के संपर्क में हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यहां भी बात बनने की संभावना बेहद कम है। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं, और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पशुपति पारस के इस्तीफे पर कहा कि अगर वो महागठबंधन में शामिल होंगे तो उनका स्वागत है। तो एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को, और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक प्रमुख फरार सदस्य को गिरफ्तार किया। 16 अप्रैल 2022 को पलक्कड़ में हुई श्रीनिवासन की हत्या के बाद से शफीक फरार था। शफीक को एनआईए एनकाउंटर ट्रैकिंग टीम ने कोल्लम जिले में ट्रैक किया। उसके बाद आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मल्लपुरम जिले का निवासी शफीक पीएफआई मशीनरी और हिट स्क्वाड का हिस्सा था, जिसने श्रीनिवासन की हत्या को अंजाम दिया था। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल ने दावा किया कि भाजपा गठबंधन 2024 के आम चुनावों में पूर्वोत्तर की 25 सीटों में से 23 सीटें जीतेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत के साथ केंद्र में तीसरी बार सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में टेस्ट तक हमारा चलेगा, 23 आउट ऑफ 25। असम में तो 12+। ये मुमकिन है, मुमकिन होगा, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, ये देशवासियों का कहना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यकाल में पूर्वोत्तर में कोई समुचित विकास नहीं हुआ।
पीएम मोदी ने हमेशा बुनियादी ढांचे के विकास और इस क्षेत्र के लोगों को सशक्त बनाने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पिछले 10 साल के अंदर जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, 5 लाख करोड़ से अधिक पैसा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ और एम्पावरिंग द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने जो भी वहां कदम उठाए, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित है। और पहले कांग्रेस के कार्यकाल में आतंकवादियों ने जो यहां माहौल पैदा की थी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गए थी, जनता असुरक्षित रहे, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शांति व्यवस्था यहां लागू की है। और मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता की। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी 5 न्याय के माध्यम से 25 गारंटियों का वादा कर रही है और बैठक में उसी पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो किसानों की खुशहाली और व्यापारियों का सम्मान उनकी प्राथमिकता में होगा। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने कहा कि ये दोनों ऐसे वर्ग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। का हमेशा मानना रहा है जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा। समाजवादी लोग उसी दिशा में काम कर करके अपने किसान को खुशहाल करेंगे और व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बेंगलुरु में दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार की समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पिटाई करने के मामले में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भर में हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध किया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया। भारी विरोध के बाद बेंगलुरु के नागरथ पेट में धारा 144 लागू है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को भी हिरासत में ले लिया गया। इस बीच पीड़ित दुकानदार का कहना है कि अगर इस घटना में उसे कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। अगर मेरे को संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था। अभी ऐसा इस बचाव में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीते दिनों लखनऊ चौक निवासी रागिनी रस्तोगी ने शिकायत दर्ज कराई थी। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने बड़ा फेरबदल हुआ है। चुनाव आयोग ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल पुलिस का डीजीपी नियुक्त किया है। बता दें कि राज्य सरकार से आयोग ने 3 अधिकारियों के नाम मांगे थे। ये 3 नाम विवेक सहाय, रणवीर कुमार और संजय मुखर्जी के थे। आयोग ने वरिष्ठता के कारण और लोकसभा चुनाव को देखते हुए संजय मुखर्जी को ये जिम्मेदारी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CAA पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहने के दरमियान कानून पर रोक की मांग चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ताओं से 5 पेज में संक्षिप्त लिखित दलीलें 2 अप्रैल तक दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं। इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है, लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर दायर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और MD आचार्य बालकृष्ण द्वारा अवमानना नोटिस पर जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने बाबा रामदेव को भी नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। BRS नेता के कविता ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। कविता ने ये याचिका 2023 में दायर की थी। ED द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रहा था। कविता ने गिरफ्तारी के बाद एक नई याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को भी चुनौती दी है। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को पिछले साल CBI ने गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में ही हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की हिरासत अवधि 19 मार्च तक बढ़ाई थी। आज भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। अदालत ने न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। भारत और मालदीव ने भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट योजना को लेकर अपनी चौथी द्विपक्षीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान हितधारकों ने प्रभावी वितरण के लिए चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से रचनात्मक चर्चा की। भारतीय उच्चायुक्त मोनू महावर की सह अध्यक्षता में हुई बैठक में इंडिया एक्सिम बैंक और मालदीव सरकार की एजेंसियों के अधिकारियों ने भी भाग लिया था। दोनों